रेस्तरां का वीआईपी सेक्शन पूरी तरह से खाली करवा लिया गया था। सन्नाटा ऐसा कि पीन गिरने की भी आवाज़ आ जाए। सिया अपनी कुर्सी पर बैठी स्ट्रॉ से अपनी कोल्ड कॉफ़ी को बेरहमी से चबा रही थी। घर वालों की शादी कर लो वाली रट से वो इतनी पक चुकी थी कि आज उसने कसम खा ली थी कि इस लड़के को तो वो ऐसा भगाएगी कि ये दोबारा इस शहर में शादी का नाम नहीं लेगा। तभी सामने की कुर्सी खींची गई। विक्रम, शहर का वो नाम जिसे लोग फुसफुसा कर लेते थे। गहरा काला टर्टल नेक, डार्क ब्लेजर, परफेक्ट सेट बाल और चेहरे पर एक ऐसा खामोश सर्द सन्नाटा जो किसी की भी रूह कँपा दे। उसके दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स कबीर और रोहन 10 कदम की दूरी पर हाथ बांधे खड़े हो गए। सिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। देखो मिस्टर, सिया ने अपनी कॉफ़ी टेबल पर खिसकाई, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े हैं, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रेड फ्लैग हूँ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस वेटर को एक इशारे से ब्लैक कॉफ़ी लाने को कहा और अपनी गहरी शांति आंखें सिया पर टिका दी। मैं सुबह 12 बजे से पहले नहीं उठती। सिया ने अपनी उंगलियां पर गिनना शुरू किया। मुझे गोल रोटी छोड़ो, पानी उबालना भी ठीक से नहीं आता, और सबसे बड़ी बात, गुस्सा आने पर मैं चीज़ें तोड़ती हूँ। कल ही मैंने पापा का फेवरेट फूलदान तोड़ा है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम घर जाकर कह दो कि लड़की तुम्हें पसंद नहीं आई। पीछे खड़े रोहन के माथे पर पसीना आ गया। उसने कबीर को कोहनी मारी, भाई बॉस गन कब निकालेंगे? पिछली बार जिसने बॉस के सामने आवाज़ ऊंची की थी वो 3 महीने से अस्पताल में है। कबीर ने बस अपनी आंखें बड़ी की। चुप रह, मुझे तो लग रहा है बॉस का सिस्टम ही हैंग हो गया है। विक्रम ने अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लिया। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। फूलदान के वो पुराने डिज़ाइन मुझे भी पसंद नहीं है। विक्रम की आवाज़ बहुत भारी, शांत और कंट्रोल्ड थी। नए आ जाएंगे। सिया की आंखें थोड़ी बड़ी हुई। ये आदमी भड़क क्यों नहीं रहा है? तुम समझे नहीं। सिया ने थोड़ा आगे झुकते हुए मेज़ पर हाथ पटका। मैं कोई सीधी सादी बहू नहीं हूँ जो तुम्हारे कहने पर चलेगी। मुझे मेरी आज़ादी पसंद है। मैं तुम्हारे इन सूट बूट वाले बोरिंग रूल्स में फिट नहीं होने वाली। मैं सच में बहुत क्रेजी हूँ। तुम्हें मेरे साथ हार्ट अटैक आ जाएगा। विक्रम ने अपना कप नीचे रखा। उसने अपनी कोहनियाँ मेज़ पर टिकाई और थोड़ा सा आगे झुका। उसकी वो ठंडी डार्क आंखें सीधे सिया की आंखों में झांक रही थी। मुझे सीधी सादी लड़कियां पसंद भी नहीं है सिया, विक्रम ने बहुत ही धीमी और नशीली आवाज़ में कहा। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो बिना डरे मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सिया एक पल के लिए सुन्न रह गई। इस आदमी का ऑरा इतना स्ट्रांग था कि उसके आसपास की हवा भी भारी लग रही थी। तुम पागल हो क्या? सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, अपनी वो निडर इमेज बचाने की कोशिश करते हुए। मेरे पापा ने तुम्हें मेरे बारे में बताया ही नहीं क्या? तुम एक नॉर्मल बिजनेसमैन हो, कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं जो मेरी इन बातों से इम्प्रेस हो जाओगे। तभी कहानी का वो छोटा सा ट्विस्ट सामने आया। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आई। उसने अपनी जैकेट के अंदर से एक पतली सी फाइल निकाली और सिया के सामने खिसका दी। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया सिया, विक्रम ने शांत लहजे में कहा। बल्कि तुम्हारे पापा को तो यह भी नहीं पता कि वो अपनी बेटी का रिश्ता शहर के सबसे बड़े माफिया सिंडिकेट के लीडर के साथ तय कर रहे हैं। सिया का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हड़बड़ा कर फाइल खोली। उसमें उसके पापा के बिजनेस की डिटेल्स नहीं थी। उसमें सिया की तस्वीरें थी, 3 दिन पुरानी तस्वीरें, जब सिया ने सड़क पर एक घायल कुत्ते के पिल्ले को बचाने के लिए कुछ गुंडों की कार के बोनट पर पत्थर मार दिया था और उनसे बीच सड़क पर भीड़ गई थी। वो गुंडे मेरे एक दुश्मन गैंग के थे, विक्रम ने बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी कुर्सी पर पीछे टिकते हुए कहा। मैंने तुम्हें उस दिन अपनी कार से देखा था। तुम्हारे उस बेबाकी और उस निडर पागलपन ने उसी पल मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया था। सिया की सांसें तेज हो गई। तो तुमने मेरे परिवार को? हाँ, विक्रम ने उसकी बात पूरी की। मैंने तुम्हारे पापा के बिजनेस में चुपचाप इन्वेस्ट किया और फिर एक बहुत ही शरीफ बिजनेसमैन बनकर
तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरी दुनिया में आओ। सिया का वो सारा चुलबुलापन एक ही झटके में एक इंटेंस टेंशन में बदल गया। वो एक खतरनाक माफिया के सामने बैठी थी, जिसने सिर्फ उसके लिए पूरा खेल रचा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस शांत खामोश शैतान की इस हरकत में उसे एक अजीब सा पागलपन दिख रहा था, जो उसके खुद के क्रेजी नेचर से मैच कर रहा था। सिया ने फाइल बंद की। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में वो पुरानी निडर चमक वापस लाते हुए मेज पर थोड़ा आगे झुकी। तो मिस्टर माफिया, सिया ने बेबाकी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक फाइल दिखाकर और ये भारी आवाज़ निकालकर तुम मुझे इम्प्रेस कर लोगे तो तुम गलत हो। मुझे प्यार में गिराना इतना आसान नहीं है। पीछे खड़े रोहन और कबीर का मुंह फिर से खुल गया। ये लड़की सच में मौत से खेल रही है। लेकिन विक्रम को गुस्सा नहीं आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और एक खामोश चैलेंज था। मुझे आसान चीज़ें पसंद भी नहीं है सिया, विक्रम ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। उसने अपना कोट ठीक किया और सिया की तरफ देखकर अपनी उस सर्द आवाज़ में बोला, खेल तो बस अभी शुरू हुआ है। तुम अपनी ये बेबाकी बरकरार रखो और मैं तुम्हें अपने प्यार में गिराने की अपनी जिद, देखते हैं कौन पहले हार मानता है। विक्रम वहाँ से मुड़कर चला गया। उसके दोनों बॉडीगार्ड्स अभी भी शौक में थे कि उनके खुखार नो नॉनसेंस बॉस को ये क्या हो गया है। सिया अपनी जगह पर बैठी रही। उसकी कॉफ़ी की बर्फ़ पिघल चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक नया ही तूफान शुरू हो गया था। उसे अरेंज मैरिज से नफरत थी, लेकिन इस खामोश, खतरनाक और जिद्दी माफिया के साथ शुरू हुई इस नई तकरार में उसे पहली बार किसी चीज़ में मज़ा आने लगा था। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और वो अपनी दोस्त को सुनाते हुए जल्दी जल्दी में निकल गई, जबकि वो उसे ही घूर कर देख रहा था और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसके गार्ड्स अजीब तरह से हैरान मुंह खोले अपने बॉस को देख रहे थे। अगले दिन शहर के बीचों बीच खड़ी वो 25 मंजिला कांच की इमारत विक्रम के सफ़ेद कारोबार का सबसे बड़ा मुखौटा थी। इस इमारत के अंदर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। सुरक्षा ऐसी कि इंसान तो क्या, हवा भी इजाज़त लेकर अंदर आए। 14वें मंजिल पर एक बेहद गंभीर और शांत बोर्डरूम मीटिंग चल रही थी। विक्रम अपनी लेदर की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की तरह भावहीन था और सामने बैठे विदेशी इन्वेस्टर्स उसकी उस सर्द खामोशी से पसीने पसीने हो रहे थे। तभी बोर्डरूम के वो भारी कांच के दरवाजे किसी तूफान की तरह खुले। मीटिंग में बैठे सभी लोगों की सांसें अटक गई। दरवाजे पर सिया खड़ी थी। उसने एक पीली रंग की कुर्ती और नीली जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखों में वो मशहूर विद्रोही आग थी। उसके ठीक पीछे कबीर और रोहन हाँफते हुए खड़े थे। बॉस, हमने मैडम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमने इन्हें रोका तो ये फायर अलार्म बजा देंगी, रोहन ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। विदेशी इन्वेस्टर्स हैरान थे कि ये लड़की कौन है जो इस खुखार इंसान के कमरे में ऐसे घुस आई है। विक्रम ने अपनी आंखें सिया पर टिकाई। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने बस अपना हाथ हल्का सा उठाया, जिसका मतलब था कि सब बाहर चले जाएं। 5 सेकंड के अंदर पूरा बोर्ड रूम खाली हो गया। अब वहाँ सिर्फ विक्रम और सिया थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर वो 200 लाल गुलाब और 2 महंगी कार भेजने की? सिया ने अपनी उंगली विक्रम की तरफ उठाते हुए लंबे कदमों से उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। मैंने तुमसे कहा था ना मिस्टर माफिया कि मैं तुम्हारे इन महंगे तोहफे से इम्प्रेस नहीं होने वाली। मेरे पापा सुबह से पूरे मोहल्ले में गाते घूम रहे हैं कि उनका होने वाला दामाद कितना रईस है। विक्रम अपनी कुर्सी से उठा। उसने अपने सूट का बटन लगाया और बहुत इत्मीनान से सिया की तरफ बढ़ा। वो तोहफे तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं थे सिया, वो सिर्फ तुम्हारे पिता को यकीन दिलाने के लिए थे कि उनका दामाद उनकी बेटी की हर जिद पूरी कर सकता है। मुझे तुम्हारी कोई चीज़, सिया गुस्से में विक्रम के बिल्कुल करीब आकर कुछ कहने ही वाली थी कि उसका पैर इटालियन मार्बल पर पड़े एक फाइल के पन्ने पर फिसल गया। आह! सिया का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और वो सीधे पीछे की तरफ हवा में गिरने लगी।
उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन ज़मीन से टकराने से पहले ही विक्रम के एक मजबूत लोहे जैसे हाथ ने सिया की कमर को जकड़ लिया और उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। सिया का सीधा हाथ विक्रम के चौड़े सीने पर जा लगा। विक्रम का दूसरा हाथ सिया की गर्दन के ठीक पीछे था, ताकि उसे कोई चोट ना लगे। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सिया ने अपनी आंखें खोली और विक्रम के चेहरे के इतने करीब थी कि उसे विक्रम की वो महंगी डार्क परफ्यूम की खुशबू साफ महसूस हो रही थी। विक्रम की गहरी काली आंखें सीधे सिया की आंखों में झांक रही थी। उन आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। तुम्हें क्या लगता है? विक्रम ने बहुत ही धीमी और नशीली आवाज़ में कहा। उसकी गर्म सांसें सिया के चेहरे को छू रही थी। कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से गिरने दूंगा? सिया का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन वो बवंडर थी, शांत कैसे रह सकती थी? उसने झटके से खुद को सीधा किया और विक्रम के सीने से अपना हाथ टाल लिया। मैं खुद संभल सकती थी। और यह फर्श इतना चिकना क्यों रखा है तुमने? कोई भी गिरकर अपनी हड्डियां तुड़वा ले। सिया ने अपनी झिझक छुपाने के लिए तुरंत इल्ज़ाम विक्रम के मार्बल पर लगा दिया। विक्रम ने अपने होठों पर वो हल्की सी तिरछी मुस्कान लाते हुए कहा, कल इस पूरे फ्लोर पर कारपेट बिछ जाएगा, लेकिन वो गुलाब वो तुम्हें रखने होंगे। सिया पैर पटकते हुए वहाँ से मुड़ी। तुम सच में एक पागल इंसान हो। दरवाजे के बाहर खड़े कबीर और रोहन ने एक दूसरे को देखा। भाई, बॉस ने इसके लिए पूरा कारपेट बदलने का ऑर्डर दे दिया। ये लड़की तो बॉस का पूरा सिस्टम ही रिबूट कर रही है। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। रात के 8 बज रहे थे। सिया का घर आज किसी दिवाली की तरह सजा हुआ था। सिया के माता पिता विक्रम की खातिरदारी में ऐसे लगे थे जैसे साक्षात भगवान उनके घर आ गए हों। विक्रम डार्क नेवी ब्लू रंग की शर्ट में डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसका वो खामोश और गंभीर अंदाज सिया के माता पिता को बहुत ही सभ्य और संस्कारी लग रहा था। सिया किचन से बाहर आई। उसके हाथ में पनीर की सब्जी का एक बड़ा सा बाउल था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान थी। लीजिए मिस्टर विक्रम, यह मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। सिया ने बाउल विक्रम के सामने रखते हुए कहा। विक्रम ने सिया की आंखों में वो शैतानी चमक देख ली थी। वो समझ गया था कि यह कोई आम सब्जी नहीं है। सिया के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी बेटी ने पहली बार खाना बनाया है। विक्रम ने चम्मच से सब्जी का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्लेट में लिया और उसे मुंह में रख लिया। सिया अपनी सांसें रोककर विक्रम के चेहरे को देख रही थी। उसने उस सब्जी में इतनी लाल मिर्च और तीखे मसाले डाले थे कि कोई आम इंसान इसे खाते ही पानी के लिए चीख पड़ता और शायद उसे उल्टियाँ लग जाती। सिया को उम्मीद थी कि विक्रम खांसना शुरू करेगा। उसका चेहरा लाल हो जाएगा और वो गुस्से में वहाँ से चला जाएगा, लेकिन विक्रम के चेहरे की एक लकीर तक नहीं बदली। उसने बहुत ही आराम से वो निवाला चबाया। उसकी आंखें सीधे सिया पर टिकी थी। कैसा बना है बेटा? सिया की माँ ने बहुत ही उम्मीद से पूछा। विक्रम ने अपना पानी का गिलास छुआ तक नहीं। उसने सिया की आंखों में सीधा देखते हुए बहुत ही शांत और गहरी आवाज़ में कहा, बहुत बेहतरीन आंटी। इसमें जो तीखापन है वो बिल्कुल आपकी बेटी के स्वभाव जैसा है। मुझे बहुत पसंद आया। सिया का मुंह खुला के खुला रह गया। ये इंसान है या कोई पत्थर? इतनी मिर्च खाने के बाद भी इसे पसीना तक नहीं आया। विक्रम ने जानबूझकर एक और बड़ा निवाला लिया। टेबल के नीचे से विक्रम का जूता सिया के पैर को बहुत ही हल्के से छू गया। सिया ने झटके से अपनी टांग पीछे खींची और विक्रम को घूरा। विक्रम अभी भी बहुत इत्मीनान से वो तीखी सब्जी खा रहा था। तुम सच में इंसान नहीं हो, सिया ने बुदबुदाते हुए कहा, जो सिर्फ विक्रम को सुनाई दिया। तुम्हें अभी मेरे बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है सिया। विक्रम ने भी उसी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उस रात जब विक्रम जाने लगा तो सिया के माता पिता उसे दरवाजे तक छोड़ने आए। विक्रम ने जाते जाते सिया की तरफ देखा और हल्का सा सर झुकाकर कहा, खाने के लिए शुक्रिया। अगली बार मैं तुम्हें अपने हाथों से कुछ खिलाऊंगा। सिया ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। यह खामोश शैतान हर बार उसे उसकी ही चाल में मात दे रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। शाम का वक्त था। सिया अपने स्कूटी से मार्केट से लौट रही थी।
अचानक एक सुनसान सड़क पर एक काले एसयूवी ने बहुत तेजी से आकर उसके स्कूटी का रास्ता रोक लिया। सिया ने जोर से ब्रेक लगाई। कार के अंदर से 4 हट्टे कट्टे गुंडे बाहर निकले। ये वही गुंडे थे जिनसे सिया के कुछ दिन पहले उस कुत्ते के पीले को लेकर बहस हुई थी। ये शहर के दूसरे सिंडिकेट के गुंडे थे। बहुत जुबान चल रही थी ना तेरी उस दिन। गुंडों के लीडर ने एक लोहे की रॉड हाथ में लेते हुए कहा, आज तुझे बताते हैं कि हमसे उलझने का क्या अंजाम होता है। कोई और लड़की होती तो डर के मारे कांपने लगती या रोने लगती, लेकिन ये सिया थी। उसने अपनी स्कूटी स्टैंड पर खड़ी की, अपना हेलमेट उतारा और उसे अपने हाथ में एक हथियार की तरह पकड़ लिया। मुझे अंजाम की परवाह नहीं है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस हेलमेट से तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। सिया ने अपनी आंखों में पूरी आग भरते हुए चीख कर कहा। गुंडे हंसने लगे। वो सिया की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक पूरे इलाके के स्ट्रीट लाइट जैसे एक अजीब से खौफ में मध्यम पड़ गई। एक दूसरी बेहद लंबी और महंगी काली कार बिना किसी आवाज़ के उन गुंडों की एसयूवी के ठीक पीछे आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। विक्रम बाहर आया। उसने आज ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी। उसके पीछे कबीर और रोहन के साथ 10 और हथियारबंद आदमी थे, लेकिन विक्रम के हाथ में कोई हथियार नहीं था। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले बहुत ही शांत और खामोश कदमों से गुंडे की तरफ बढ़ा। गुंडों के लीडर ने जैसे ही विक्रम को देखा, उसके हाथ से लोहे की रॉड जमीन पर गिर गई। उसके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। विक्रम भाई, गुंडे की आवाज़ कांपने लगी। उसकी पैंट गीली होने की नौबत आ गई थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। वो सिया के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने सिया को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा, यह तसल्ली करने के लिए कि उसे कोई खरोच तो नहीं आई है। फिर उसने अपनी वो सर्द खौफनाक आंखें उस गुंडे पर टिका दी। विक्रम ने अपनी जेब से हाथ बाहर निकाला और बहुत ही आराम से उस गुंडे के पास गया। गुंडा डर के मारे पीछे हटने लगा। तुमने? विक्रम की आवाज़ में एक ऐसा सन्नाटा था जो किसी भी चीख से ज़्यादा डरावना था। मेरी चीज़ का रास्ता रोकने की जुर्रत की। इससे पहले कि वो गुंडा माफ़ी मांग पाता, विक्रम ने बिजली की तेज़ी से उस गुंडे का वो हाथ पकड़ा जिससे उसने रॉड उठाई थी और एक ही झटके में उसकी कलाई को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। हड्डी टूटने की खौफनाक आवाज़ आई और वो गुंडा दर्द से चीखता हुआ ज़मीन पर गिर पड़ा। बाकी के तीनों गुंडे घुटनों के बल बैठ गए और कांपने लगे। कबीर, विक्रम ने बिना अपनी आवाज़ का वॉल्यूम बढ़ाए कहा, इन सबको यहाँ से उठाओ और इनके बॉस को बता देना कि अगर अगली बार इसके गैंग के किसी भी आदमी की परछाई भी सिया पर पड़ी तो मैं पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। कबीर और बाकी आदमियों ने उन गुंडों को कॉलर से पकड़ा और अपनी कार में डाल दिया। सिया वहीं खड़ी थी। उसने हेलमेट अभी भी पकड़ा हुआ था। उसने आज पहली बार विक्रम का वो खुंखार माफिया वाला रूप देखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे विक्रम से डर नहीं लग रहा था, बल्कि इस आदमी की उस खामोश ताकत में उसे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही थी। विक्रम मुड़ा और सिया की तरफ आया। उसकी आंखों का वो खौफनाक सन्नाटा अब एक गहरी फिक्र में बदल चुका था। कार में बैठो, विक्रम ने बहुत ही शांत लहजे में कहा। मेरी स्कूटी? सिया ने हड़बड़ाते हुए कहा। रोहन, इसे घर पहुंचा देना, तुम कार में बैठो। विक्रम का यह आदेश था, कोई विनती नहीं। सिया बिना बहस किए कार की पिछली सीट पर बैठ गई। विक्रम भी उसके बगल में आकर बैठ गया। कबीर कार चला रहा था। तभी आसमान से अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। कार के शीशों पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी। अंदर एक बहुत ही भारी सन्नाटा था। सिया का शरीर अब अचानक हुए उस एड्रेनालाइन रश के बाद हल्का हल्का कांपने लगा था। वो डरी हुई नहीं थी, लेकिन उस पूरी घटना के शौक ने अब उसके शरीर पर असर करना शुरू कर दिया था। विक्रम की तेज नज़रों ने सिया के कांपते हुए हाथों को देख लिया। उसने यह भी नोटिस किया कि हेलमेट कसकर पकड़ने की वजह से सिया की उंगली पर एक हल्का सा कट लग गया है, जिससे खून की एक छोटी सी बूंद रिस रही थी। विक्रम ने अपनी जेब से एक साफ सफ़ेद रुमाल निकाला। उसने बिना कुछ कहे बहुत ही नरमी से सिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सिया ने झटके से विक्रम को देखा। विक्रम की उंगलियां बहुत ठंडी थी, लेकिन उसका स्पर्श बहुत कोमल था।
उसने वो रुमाल सिया की उस छोटी सी चोट पर रखा और उसे हल्के से दबा दिया। कार के अंदर की वो मध्यम रोशनी, बाहर गिरती बारिश और विक्रम का इतना करीब होना, सिया के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। तभी कार एक तेज मोड़ पर घूमी। बारिश की वजह से टायर थोड़ा सा स्लिप हुआ। सिया का संतुलन बिगड़ा और वो झटके से विक्रम की तरफ गिरी। उसका सिर सीधे विक्रम के चौड़े सीने पर जा लगा। सिया ने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपना एक हाथ सिया की कमर पर रख दिया, उसे वहीं रोके रखा। शांत रहो, विक्रम ने बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज़ में कहा। उसकी ठुड्डी सिया के सिर के बहुत करीब थी। आज तुमने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन कभी कभी किसी और को अपनी हिफाजत करने देना कोई कमजोरी नहीं होती। सिया ने अपना सिर नहीं उठाया। वो उसी तरह विक्रम के सीने से लगी रही। उसे विक्रम के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो धड़कन बिल्कुल शांत और स्थिर थी, बिल्कुल इस आदमी की तरह। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, सिया ने बहुत ही धीमी आवाज़ में अपनी आज़ादी बरकरार रखने की एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा। मैं जानता हूँ, विक्रम ने सिया के बालों को बहुत ही हल्के से छूते हुए कहा, और यही बात मुझे तुम्हारे और करीब लाती है। उस बारिश वाली रात में उस कार की पिछली सीट पर सिया को पहली बार एहसास हुआ कि इस खामोश शैतान की दुनिया में एक बहुत ही गहरा सुकून है, और वो धीरे धीरे इस सुकून की आदी होती जा रही है। एक हफ्ता बीत चुका था। शहर के एक बहुत ही बड़े और आलीशान 5 स्टार होटल में विक्रम के बिजनेस ग्रुप की एक ग्रैंड एनिवर्सरी पार्टी थी। पूरे शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग वहाँ मौजूद थे। सिया को भी इस पार्टी में विक्रम की तरफ से एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जब सिया पार्टी हॉल में दाखिल हुई तो सबकी निगाहें उस पर टिक गई। उसने एक गहरे वाइन रेड रंग का बेहद खूबसूरत और सिल्क गाउन पहना हुआ था। उसके बाल एक तरफ खुले हुए थे और उसके चेहरे पर वो नेचुरल, चुलबुला लेकिन कॉन्फिडेंट निखार था। विक्रम हॉल के दूसरे कोने में खड़ा था। उसने ब्लैक टक्सीडो पहना था और वो कुछ बड़े राजनेताओं के साथ बात कर रहा था। लेकिन जैसे ही सिया अंदर आई, विक्रम की बातचीत रुक गई। उसकी गहरी काली आंखें सिर्फ और सिर्फ सिया पर टिक गई। सिया ने भी विक्रम को देखा। दोनों की नज़रों में एक बहुत ही गहरा खामोश संवाद हुआ। सिया मुस्कुराई और जानबूझकर विक्रम को नज़रअंदाज करते हुए जो उस काउंटर की तरफ बढ़ गई। वो इस आदमी के सब्र का इम्तिहान लेना चाहती थी। तभी शहर का एक मशहूर और बिगड़ैल अमीरजादा राहुल सिया के पास आ गया। राहुल को नहीं पता था कि सिया विक्रम की खास मेहमान है। हाय ब्यूटीफुल, राहुल ने सिया के बहुत करीब आते हुए और उसे घूरते हुए कहा। इस बोरिंग पार्टी में तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की क्या कर रही है? आओ हम कहीं और चलकर डांस करते हैं। सिया को राहुल की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह उसे एक करारा जवाब देने ही वाली थी कि तभी हॉल का तापमान जैसे अचानक गिर गया। विक्रम बिल्कुल राहुल के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफनाक सन्नाटा था, उसे देखकर राहुल के हाथ से शराब का गिलास छूटते छूटते बचा। यह मेरे साथ डांस कर रही है, विक्रम ने बहुत ही ठंडी और भारी आवाज़ में कहा। राहुल की गीगी बंद गई। सॉरी विक्रम सर, मुझे नहीं पता था। राहुल वहाँ से ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। सिया ने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और विक्रम को देखकर अपनी भौहें चढ़ाई। तुम्हें हर जगह मेरी बॉडीगार्ड बनने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर माफिया। मैं उसे खुद हैंडल कर सकती थी। मुझे पता है तुम कर सकती थी, विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैं अपनी चीज़ें के आसपास किसी और को बर्दाश्त नहीं करता। डांस? सिया ने एक पल के लिए विक्रम के उस मजबूत हाथ को देखा। फिर उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ अपना हाथ विक्रम के हाथ में रख दिया। म्यूजिक बहुत सीधा और रोमांटिक बज रहा था। विक्रम ने सिया की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने इतने करीब खींच लिया कि दोनों के बीच हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची। सिया की सांसें तेज हो गई। इस आदमी का कंट्रोल इतना परफेक्ट था कि वो जब चाहे सिया के होश उड़ा सकता था। तुम बहुत घमंडी हो, सिया ने विक्रम की आंखों में सीधा देखते हुए फुसफुसाया, और तुम बहुत जिद्दी हो, विक्रम ने भी उसी धीमी आवाज़ में जवाब दिया। उसकी उंगलियां सिया की कमर पर बहुत हल्का सा दबाव बना रही थी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पागल कर दूंगी,
मैं तुम्हारी ये शांत दुनिया पूरी तरह से उलट पुलट कर दूंगी, सिया ने एक चुनौती भरे लहजे में कहा। विक्रम ने सिया को थोड़ा सा घुमाया और फिर उसे अपनी बाहों में झुका लिया। सिया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। विक्रम का चेहरा सिया के चेहरे के बिल्कुल करीब था। मैं इसी उलट पुलट का इंतजार कर रहा हूँ सिया, विक्रम ने अपनी उस नशीली और गहरी आवाज़ में कहा। तुम्हें मेरी दुनिया में जो तबाही मचानी है मचाओ, लेकिन याद रखना ये खेल मैंने शुरू किया था और ख़त्म भी मैं ही करूँगा, और अंत में तुम सिर्फ मेरी होगी। सिया ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखें विक्रम की आंखों में डाल दी और उस खामोश इंटेंस नज़रों के खेल में सिया ने पहली बार अपनी हार मान ली थी। वो हार जिसमें उसे अपनी सबसे बड़ी जीत नज़र आ रही थी। महफिल में म्यूजिक बज रहा था, लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन उस खामोश शैतान और उस चुलबुले बवंडर के लिए अब दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही बचे थे। उनकी यह अनोखी बेबाक और खौफनाक मोहब्बत अब अपने असली मुकाम की तरफ बढ़ चुकी थी। सिया के घर के लिविंग रूम में आज एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता था। सोफे के बीचों बीच सिया के पापा शर्मा जी पसीने से तरबतर बैठे थे। उनके ठीक सामने वाली सिंगल काउच पर विक्रम बैठा था। उसने आज एक डार्क चारकोल रंग का सूट पहना था। उसका अंदाज इतना रिलैक्स था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने पूरे कमरे का तापमान जैसे माइनस में चला गया था। पीछे दरवाजे के पास रोहन और कबीर बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में खड़े थे। उनके चेहरों पर वो हम अभी भी ड्यूटी पर हैं वाला खुखार लुक था, लेकिन उनके हाथों में सिया की मम्मी की दी हुई छोटी छोटी कांच की प्लेटें थी, जिनमें समोसे और हरी चटनी रखी थी। कबीर ने बहुत ही सीरियस लुक के साथ समोसे का एक कोना खाया और रोहन को इशारा किया, भाई चटनी तीखी है पर गजब है। सिया अपने कमरे से बाहर आई। उसने आज ठान लिया था कि इस अरेंज मैरिज वाले नाटक को वो अपने ही तरीके से फ्लॉप करेगी। उसने जानबूझकर एक बेहद अजीब सा नियॉन ग्रीन रंग का ओवरसाइज स्वेटर पहना था और बालों का एक बिखरा हुआ जूड़ा बनाया था ताकि वो एकदम झल्ली लगे। देखिए मिस्टर विक्रम, सिया ने आकर सीधा विक्रम के सामने खड़े होते हुए कहा, शादी की बात आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। मैं रात को खर्राटे लेती हूँ, मुझे नींद में चलने की बीमारी है, और पिछली बार जब मैं नींद में चली थी तो मैंने पड़ोसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था। और हाँ, मुझे गुंडों, हथियारों और इन काले कपड़ों से बहुत डर लगता है। मैं तो खून देखकर ही बेहोश हो जाती हूँ। शर्मा जी ने अपना माथा पीट लिया। सिया, ये क्या बकवास है? विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी कॉफ़ी का कप टेबल पर रखा। उसकी गहरी काली आंखें सिया के उस झल्लेपन को वैसे देख रही थी जैसे कोई बहुत ही दिलचस्प पेंटिंग देख रहा हो। विक्रम ने अपनी उंगलियों को आपस में फंसाया और थोड़ा आगे की तरफ झुका। नींद में चलना कोई बड़ी समस्या नहीं है सिया। विक्रम की आवाज़ एकदम शांत लेकिन भारी थी। मेरे बेडरूम के दरवाज़ों पर बायोमेट्रिक लॉक लगे हैं, तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा पाओगी। और जहाँ तक शीशे तोड़ने की बात है, तुम मेरी गाड़ियों के जितने चाहे शीशे तोड़ सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिया का मुँह खुला का खुला रह गया और वो खून और हथियारों वाला डर। विक्रम के होठों पर वो हल्की सी कातिलाना तिरछी मुस्कान आ गई। खून तुम्हें देखना भी नहीं पड़ेगा। मेरे आदमी सफाई बहुत अच्छे से करते हैं। और जहाँ तक हथियारों की बात है, विक्रम ने अचानक अपने जैकेट के अंदर हाथ डाला। शर्मा जी की सांसें अटक गई। रोहन और कबीर भी अलर्ट हो गए, लेकिन विक्रम ने अंदर से कोई गन नहीं बल्कि एक छोटा सा सफ़ेद रंग का बेहद क्यूट सा पर्शियन बिल्ली का बच्चा निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। मुझे पता चला कि तुम्हें जानवर बहुत पसंद है, विक्रम ने सिया की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। हथियारों की जगह तुम इसे खेल सकती हो। वो छोटी सी सफ़ेद बिल्ली म्याऊं करती हुई सिया की तरफ बढ़ी। सिया, जो दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल लवर थी, एक ही सेकंड में पिघल गई। उसने तुरंत उस बिल्ली को उठा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। ओह माय गॉड, ये कितनी क्यूट है। सिया की आवाज़ में वो सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। विक्रम अपनी जगह से उठा। उसने शर्मा जी की तरफ देखा और बहुत ही सलीके से कहा, शादी अगले महीने की 25 तारीख को होगी, तैयारियां शुरू कर दीजिए।
सिया ने झटके से ऊपर देखा। एक्सक्यूज मी, मैंने हाँ नहीं कहा है। विक्रम सिया के बिल्कुल करीब आया। उसकी खुशबू और डार्क कोलोन सिया की सांसों में घुल गया। विक्रम ने सिया के कान के पास झुककर अपनी उस नशीली फुसफुसाती आवाज़ में कहा, तुमने ना भी नहीं कहा सिया, और वैसे भी ये बिल्ली मैंने तुम्हें नहीं, मेरी होने वाली पत्नी को तोहफे में दी है। अगर शादी कैंसिल तो बिल्ली वापस। सिया की आंखें बड़ी हो गई। वो उस क्यूट सी बिल्ली को अपने सीने से लगा चुकी थी। वह उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं करने वाली थी। विक्रम जानता था कि इस बवंडर को कैसे कंट्रोल करना है। वो खामोश शैतान एक छोटी सी बिल्ली के जरिए अपनी सबसे बड़ी डील पक्की कर चुका था। सिया दांत पीसते हुए बुदबुदाई, तुम बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपने दोनों बॉडीगार्ड्स के साथ बाहर निकल गया। शादी में सिर्फ 15 दिन बचे थे। सिया शहर के सबसे महंगे डिजाइनर बुटीक में अपना ब्राइडल लहंगा फाइनल करने आई थी। विक्रम ने उसे पूरी आज़ादी दी थी कि वो जो चाहे ले सकती है। बुटीक के बाहर विक्रम के 4 गार्ड्स खड़े थे। सिया एक शानदार लाल और सुनहरे रंग का लहंगा पहनकर ट्रायल रूम से बाहर आई। वो सच में एक अप्सरा लग रही थी। तभी बुटीक के बाहर अचानक गोलियों की हल्की सी साइलेंसर वाली आवाज़ें आईं। सिया ने शीशे से बाहर देखा। विक्रम के गार्ड्स जमीन पर बेहोश पड़े थे और बुटीक के अंदर आधा दर्जन खुखार गुंडे घुस आए थे। बुटीक का स्टाफ डर के मारे छुप गया। गुंडों का लीडर भैरव, जो विक्रम के पुराने दुश्मन गैंग का सरगना था, एक गंदी सी मुस्कान के साथ सिया की तरफ बढ़ा। तो ये है वो चिड़िया जिसने हमारे विक्रम भाई का दिमाग खराब कर रखा है। भैरव ने अपनी गन अपनी उंगली में घुसाते हुए कहा, आज तुझे उठा कर ले जाएंगे तो वो विक्रम खुद हमारे कदमों में आकर अपनी सारी ज़मीनें हमारे नाम कर देगा। कोई भी आम लड़की इस सिचुएशन में रोने लगती या कांपने लगती, लेकिन ये सिया थी। उसने अपनी भारी लहंगा दोनों हाथों से उठाया और भैरव को वैसे घूरा जैसे वो कोई कचरा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ट्रायल के बीच में घुसने की? सिया की आवाज़ में खौफ का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक भयंकर चीड़ थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है यह लहंगा कितने लाख का है? अगर इस पर एक भी दाग लगा ना तो मैं तुम्हारी इस गन को तुम्हारे ही गले में डाल दूंगी। भैरव एक सेकेंड के लिए कंफ्यूज हो गया। ये लड़की डर क्यों नहीं रही है? ज़्यादा जुबान मत चला, चुपचाप हमारे साथ चल। भैरव ने सिया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सिया ने पास रखी एक भारी और लंबी डिजाइनर डमी को पूरी ताकत से भैरव के मुंह पर दे मारा। धड़ाम! भैरव का संतुलन बिगड़ा और वो पीछे गिर पड़ा। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, तुम 2 टके के गुंडे। सिया ने चिल्लाते हुए पास रखी एक भारी कैंची उठा ली। बाकी गुंडे सिया की तरफ लपके, लेकिन तभी बुट्टी के वो भारी कांच के दरवाजे बाहर से क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक हो गए। सारे गुंडे ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे के उस पार कांच के पीछे विक्रम खड़ा था। उसने आज अपना फेवरेट डार्क ब्लैक सूट पहना था। उसका चेहरा किसी शांत मौत की तरह लग रहा था। विक्रम ने बहुत ही इत्मीनान से अपनी गन निकाली और बुटी के मेन दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर बाहर से गोली मार दी। लॉक हमेशा के लिए जाम हो गया। अब कोई बाहर नहीं जा सकता था। विक्रम ने अपने बूट से वो भारी कांच का दरवाज़ा एक ही लात में चकनाचूर कर दिया। कांच के टुकड़े बारिश की तरह अंदर गिरे। विक्रम बुटी के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे कबीर और रोहन भी आ गए। भैरव और उसके आदमियों की घी बंध गई। विक्रम! भैरव कांपने लगा। विक्रम ने अपनी गन अपनी पैंट के पीछे लगाई। उसने कोई हथियार नहीं निकाला। वो अपनी आस्तीनें चढ़ाता हुआ बहुत ही खामोश और खतरनाक कदमों से भैरव की तरफ बढ़ा। तुमने मेरी चीज़ पर हाथ डालने की कोशिश की। विक्रम की आवाज़ इतनी भारी और सर्द थी कि पूरे बुटीक का तापमान गिर गया, और वो भी तब जब वो अपनी शादी का जोड़ा पहन रही थी। विक्रम ने भैरव की कॉलर पकड़ी और उसे एक झटके में हवा में उठा लिया। उसने भैरव को इतनी ज़ोर से कांच की दीवार पर दे मारा कि दीवार में दरारें आ गई। भैरव खून की उल्टियाँ करने लगा। बाकी गुंडों ने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन कबीर और रोहन ने उन्हें एक ही मिनट में अपनी बंदूकों की बट से मार मार कर बेहोश कर दिया। विक्रम ने भैरव का गला अपने हाथ में कस लिया था। उसकी आंखों में वो खौफनाक सन्नाटा था।
जो किसी की भी जान ले सकता था। भैरव का दम घुटने लगा, उसकी आंखें बाहर आने लगी। विक्रम, छोड़ो उसे। सिया की तेज आवाज़ गूंजी। विक्रम के हाथ नहीं रुके, उसका शैतान बाहर आ चुका था। वो सिया को खतरे में देखकर अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। विक्रम, मेरी बात सुनो। सिया अपना भारी लहंगा संभालते हुए विक्रम के पास आई। उसने अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से विक्रम के उस लोहे जैसे मजबूत हाथ को पकड़ा जो भैरव का गला दबाए हुए था। मुझे कुछ नहीं हुआ है विक्रम, मेरी तरफ देखो। सिया ने बहुत ही हिम्मत से लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहा। विक्रम का जबड़ा कसा हुआ था। उसने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर सिया को देखा। सिया की उन बड़ी बड़ी निडर आंखों में देखते ही विक्रम के अंदर का वो भड़कने वाला ज्वालामुखी अचानक से शांत होने लगा। सिया के हाथों का वो कोमल स्पर्श उसके गुस्से को पानी कर रहा था। विक्रम ने झटके से भैरव को छोड़ दिया। भैरव जमीन पर गिरकर खांसने लगा। कबीर, इन सबको यहाँ से साफ करो। विक्रम ने बिना भैरव की तरफ देखे अपनी ठंडी आवाज़ में आदेश दिया। फिर विक्रम पूरी तरह से सिया की तरफ मुड़ा। उसने सिया को उस लाल लहंगे में देखा। सिया थोड़ी बाल बिखरे हुए और हाँफती हुई लग रही थी, लेकिन वह उस लहंगे में किसी भी रानी से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विक्रम ने अपने हाथ से सिया के चेहरे पर आई एक लट को पीछे किया। उसकी उंगलियों में अभी भी एड्रेनालाइन का वो हल्का सा कंपन था। मैंने कहा था ना, विक्रम ने बहुत ही नशीले और गहरी आवाज़ में कहा। मुझे वो लड़कियां पसंद है जो बिना डरे आंखों में आंखें डाल सके। तुमने तो पूरे गैंग से ही पंगा ले लिया। सिया ने अपनी सांसें कंट्रोल की और अपनी वो मशहूर बेबाक मुस्कान बिखेर दी। तुम भूल रहे हो मिस्टर माफिया, मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। मेरा खौफ तुमसे ज़्यादा होना चाहिए। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही असली और खूबसूरत मुस्कान आ गई। उस घटना के बाद विक्रम सिया को सीधे अपने प्राइवेट पेंट हाउस ले आया। यह वो जगह थी जहाँ विक्रम की इजाज़त के बिना हवा भी नहीं आ सकती थी। पूरा पेंट हाउस डार्क ग्रे, ब्लैक और वाइट थीम में बना था। एक पूरी दीवार कांच की थी जहाँ से शहर का खूबसूरत नज़ारा दिखता था। बाहर बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। सिया अभी भी उसी भारी लहंगे में थी। वो लिविंग रूम के बीचों बीच खड़ी थी। आज जो कुछ भी हुआ था उसका शौक अब धीरे धीरे उसके शरीर पर हावी हो रहा था। उसका वो चुलबुलापन अब एक अजीब सी खामोशी में बदल गया था। विक्रम बार काउंटर के पास खड़ा था। उसने अपनी जैकेट उतार कर फेंक दी थी और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए थे। वो सिया की उस खामोशी को नोटिस कर रहा था। वो 2 गिलास में पानी लेकर सिया के पास आया। पी लो, विक्रम ने एक गिलास सिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सिया ने गिलास पकड़ा, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे। पानी हल्का सा छलककर उसके हाथ पर गिर गया। विक्रम ने तुरंत गिलास उसके हाथ से ले लिया और उसे पास की टेबल पर रख दिया। उसने बहुत ही नरमी से सिया के दोनों ठंडे और कांपते हुए हाथों को अपने बड़े गर्म हाथों में थाम लिया। सिया, विक्रम की आवाज़ बहुत ही कोमल थी, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अब सब खत्म हो गया है। सिया ने अचानक अपनी आंखें उठाई और विक्रम को देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं डरी हुई नहीं हूँ विक्रम, सिया ने अपने हाथ छुड़ाते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा। मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि जब तुम बुटीक में घुसे और उस आदमी का गला दबा रहे थे तो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझे इस बात का गुस्सा है कि मैं तुम्हारी इस खौफनाक दुनिया की आदी होती जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें अपने पागलपन से भगा दूंगी, लेकिन तुमने मुझे ही पागल कर दिया है। सिया बोलते बोलते हाँफने लगी। उसके सीने में उठने वाला वो जज्बातों का तूफान अब फूट पड़ा था। विक्रम एकदम शांत खड़ा रहा। उसने सिया को अपनी भड़ास निकालने दी। जब सिया चुप हुई तो विक्रम बहुत ही धीमे कदमों से उसके बिल्कुल करीब आ गया। दोनों के बीच की दूरी अब नाक के बराबर थी। विक्रम की गहरी प्यासी नज़रें सिया की आंखों में झांक रही थी। तो क्या तुम भागना चाहती हो? विक्रम ने फुसफुसाते हुए पूछा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। वो विक्रम की आंखों में देख रही थी और वो जानती थी कि अब वो चाह कर भी इस आदमी से दूर नहीं जा सकती। सिया ने झटके से अपने हाथ आगे बढ़ाए और विक्रम की शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया।
अगर मैंने भागने की कोशिश की तो तुम मुझे भागने दोगे? सिया ने एक चुनौती भरे लेकिन कांपते हुए लहजे में पूछा। विक्रम के होठों पर वो कातिलाना स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों हाथ सिया की नंगी कमर पर रख दिए। लहंगे के कट से विक्रम के गर्म हाथों का स्पर्श सीधा सिया की त्वचा पर हो रहा था। सिया के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। कभी नहीं। विक्रम ने सिया को अपनी तरफ इतनी जोर से खींचा कि सिया का शरीर सीधे विक्रम के कठोर सीने से जा टकराया। विक्रम ने अपनी गर्दन झुकाई और बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपने होठ सिया के होठों पर रख दिए। वो किस को याम किस नहीं था। उसमें आज दिन भर का सारा टेंशन, वो डर, वो गुस्सा और बेपनाह नशीला प्यार छुपा था। विक्रम के होठों में एक ऐसी आक्रामकता थी जो सिया के पूरे वजूद को पी जाना चाहती थी। सिया ने भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने अपने दोनों हाथ विक्रम के बालों में उलझा दिए और उतनी ही शिद्दत से उस प्यार का जवाब देने लगी। विक्रम ने सिया को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेडरूम की तरफ ले गया। उसने सिया को बहुत ही कोमलता से अपने उस विशाल किंग साइज बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। बेडरूम में सिर्फ बारिश की आवाज़ और उन दोनों की तेज भारी सांसें गूंज रही थी। विक्रम ने सिया की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई मजाक नहीं था, कोई चुलबुलापा नहीं था, सिर्फ एक दूसरे के लिए एक गहरी तड़प थी। विक्रम के हाथ बहुत ही कुशलता से सिया के उस भारी लहंगे की डोरियों और हुक की तरफ गए। उसने बहुत ही नरमी से सिया की आंखों में देखते हुए लहंगे की जीभ को नीचे खिसकाया। तू मेरी हो सिया। विक्रम की आवाज़ उस रात के सन्नाटे में एक वादे की तरह गूंजी। उसकी गर्म सांसें सिया की गर्दन पर पड़ रही थी। सिर्फ मेरी। सिया ने विक्रम के सीने पर हाथ रखा और उसकी शर्ट के बटन्स खोलने लगी। और तुम आज से इस बवंडर के हो, मिस्टर माफिया। विक्रम की उंगलियों ने सिया की नंगी कमर और उसकी पीठ को छुआ। उसका हर एक स्पर्श इतना गहरा और मदहोश कर देने वाला था कि सिया का पूरा शरीर सिहर उठा। विक्रम के होठ सिया के माथे से होते हुए उसकी गर्दन और उसके कॉलर बोन तक आ गए। सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और विक्रम के सीने को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। उस रात उस कांच के पेंट हाउस में, जहां बाहर शहर का तूफान था, अंदर एक खामोश शैतान और एक बेबाक लड़की ने अपने सारे फासले मिटा दिए। वो एक दूसरे की रूह में ऐसे घुल मिल गए कि उनकी आग बारिश की ठंडक को भी मात दे रही थी। उनका रोमांस कोई जल्दबाजी नहीं था, बल्कि एक स्लो बर्न आग थी जो अब पूरी तरह से भड़क चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सिया की शादी कोई आम शादी नहीं थी। वो शहर के सबसे बड़े माफिया की शादी थी। डेस्टिनेशन एक बहुत ही आलीशान हेरिटेज किला था। पूरे किले को गेंदे के फूलों और लाइटों से सजाया गया था। लेकिन इस सजावट के पीछे का सच ये था कि किले की हर मीनार पर विक्रम के शार्प शूटर तैनात थे। गेट पर हर मेहमान की चेकिंग हो रही थी। सिया लाल और सुनहरे रंग के अपने उसी ब्राइडल लहंगे में तैयार थी जिसे उसने बुटीक में बचाया था। वो मंडप में बैठी थी। उसके ठीक बगल में विक्रम बैठा था। विक्रम ने आज एक शाही क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी। उसके चेहरे पर वो खूंखार माफिया वाला लुक नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुकून भरा, शांत और हैंडसम लुक था। शादी के मंत्र पढ़े जा रहे थे। तभी जूते चुराई की रस्म का वक्त आया। सिया की छोटी बहनें और कजिन्स विक्रम के जूते चुराने के लिए मंडप के पास आए, लेकिन जूते के दोनों तरफ कबीर और रोहन खड़े थे। कबीर ने अपने ब्लैक गॉगल्स पहने हुए थे और वो जूतों को वैसे देख रहा था जैसे वो कोई न्यूक्लियर बम का सूटकेस हो। हेलो मिस्टर ब्लैक चश्मा, सिया की एक कजिन ने कबीर से कहा। जूते हमें दे दो, ये हमारी रस्म है, कबीर ने अपनी रोबोटिक आवाज़ में कहा। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नंबर 7 के तहत बॉस की किसी भी प्रॉपर्टी को बिना क्लियरेंस के छुआ नहीं जा सकता। आप लोग पीछे हट जाएं। सिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने विक्रम को कोहनी मारी। अपने इन दोनों रोबोट्स को बोलो कि जूते दे दे, वरना मेरी बहनें इन्हें मंडप से बाहर फेंक देंगी। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसने कबीर को अपनी आंखों से एक इशारा किया। कबीर और रोहन चुपचाप पीछे हट गए। सिया की बहनों ने जूते उठा लिए और खुशी से नाचने लगी। लाओ जीजाजी, शगुन दो, पूरे 1 लाख रुपए लेंगे।
सिया की छोटी बहन ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। शर्मा जी, सिया के पापा घबरा गए। अरे बेटा, क्या बोल रही हो? 1 लाख रुपए? विक्रम ने अपनी शेरवानी की जेब में हाथ डाला और एक ब्लैक चेक निकालकर सिया की बहन के हाथ में रख दिया। अमाउंट तुम खुद भर लेना, विक्रम ने अपनी भारी और शांत आवाज़ में कहा। पूरी मंडप में सन्नाटा छा गया। सिया की बहनों की आंखें फटी की फटी रह गई। सिया ने मुंह बनाते हुए विक्रम के कान में फुसफुसाया, तुम्हें हर जगह अपना ये मैं बहुत अमीर हूँ वाला स्वैग दिखाना ज़रूरी है क्या? बेचारे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। तुम्हारी बहनों की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। विक्रम ने सिया को एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी नज़र से देखते हुए कहा। पंडित जी ने अग्नि जला दी और 7 फेरों का वक्त आ गया। विक्रम और सिया खड़े हुए। विक्रम ने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया। जैसे ही वो पहला फेरा लेने के लिए आगे बढ़े, सिया अचानक रुक गई। पंडित जी और बाकी सब हैरान रह गए। विक्रम ने भी सवालिया नज़रों से सिया को देखा। सिया ने बहुत ही सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, पंडित जी 1 मिनट रुकिए, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में अपने कुछ क्लॉज ऐड करने का है। विक्रम की एक भौं ऊपर उठ गई। सिया ने विक्रम की आंखों में सीधा देखते हुए कहना शुरू किया, पहली शर्त, संडे को ब्रेकफास्ट तुम बनाओगे और अगर मैगी जली तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। दूसरी शर्त, मुझे रात को 2 बजे भी आइसक्रीम खाने का मन किया तो तुम्हारे ये खुखार बॉडीगार्ड्स आइसक्रीम लेकर आएंगे। और तीसरी सबसे अहम शर्त, तुम चाहे बाहर कितने भी बड़े माफिया डॉन हो, बेडरूम के अंदर मेरी चलेगी, कोई भी ऑर्डर नहीं चलेगा। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। शर्मा जी तो लगभग बेहोश होने वाले थे। रोहन और कबीर ने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि उनकी हंसी ना निकल जाए, लेकिन विक्रम के चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी, असली और बेबाक मुस्कान आ गई। यह वो मुस्कान थी जो शायद उसने सालों से किसी को नहीं दिखाई थी। उसने सिया का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा। तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है बवंडर, विक्रम ने बहुत ही नसीली और गहरी आवाज़ में कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? सिया ने आंखें मटकाते हुए पूछा। तुम्हें ज़िंदगी भर इसी तरह मेरी इस शांत दुनिया में शोर मचाना होगा। अगर एक दिन भी तुम खामोश हुई तो मैं इस पूरे शहर में आग लगा दूंगा। सिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन उसने अपनी वो प्यारी सी मुस्कान विक्रम को दे दी। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए फेरे शुरू करते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर उन दोनों ने 7 फेरे लिए। विक्रम ने जब सिया की मांग में सिंदूर भरा और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो सिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह खामोश खुखार माफिया से उसे इतनी बेपनाह, जुनूनी और गहरी मोहब्बत मिलेगी। और विक्रम ने आज दुनिया की सबसे कीमती चीज़ जीत ली थी। उसका वो चुलबुला क्रेजी बवंडर अब हमेशा के लिए उसका हो चुका था। कहानी का अंत किसी फिल्मी विदाई के साथ नहीं हुआ, बल्कि जब वो दोनों मंडप से बाहर आ रहे थे तो सिया ने अपनी भारी ड्रेस संभालते हुए विक्रम से कहा, सुनो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम्हारे आदमियों से बोलो मेरे लिए एक पिज़्ज़ा मंगवाए। विक्रम ने हल्का सा स्माइल किया और कबीर को इशारा कर दिया। अंडरवर्ल्ड्स का वो खौफनाक बादशाह अब अपनी बीवी के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहा था। खामोश शैतान और उसके बवंडर की यह अनोखी, बेबाक और खौफनाक मोहब्बत अब अपनी एक नई खूबसूरत और उम्र भर की मंजिल पर पहुंच चुकी थी। 7 साल बाद पेंट हाउस का वह विशाल और चमचमाता गलियारा, जहां हमेशा एक खौफनाक और अनुशासित सन्नाटा पसरा रहता था, आज अजीब सी दहशत में डूबा हुआ था। शहर के सबसे बड़े और खुखार माफिया के घर में दहशत किसी दुश्मन की नहीं थी, बल्कि उस कमरे के अंदर बैठी उस इंसान की थी जिसके सामने यह खामोश शैतान भी घुटने टेक देता था। मास्टर बेडरूम का भारी ओक की लकड़ी वाला दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाजे के बाहर कबीर और रोहन एकदम सीधे खड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर जो पसीना था वह किसी गैंगवार में भी नहीं आता था। अंदर से अचानक शीशे का कोई भारी सामान टूटने की जोरदार आवाज़ आई। छपाक। कबीर ने आंखें बंद कर ली और रोहन ने अपना माथा पीटा। भाई, आज तो पक्का कयामत आने वाली है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैडम का यह 8वां महीना चल रहा है।
उसके हार्मोन्स पहले ही 7वें आसमान पर है और ऊपर से उन्हें कल रात वाली बात पता चल गई। बॉस आज जिंदा नहीं बचेंगे, चुप रह। कबीर ने अपनी रोबोटिक आवाज़ को जितना हो सके धीमा रखते हुए कहा। अगर मैडम ने सुन लिया कि हम यहाँ खड़े बातें कर रहे हैं तो वह बॉस से पहले हमें गोली मार देंगी। तभी गलियारे के दूसरे छोर से कदमों की वह जानी पहचानी भारी और खौफनाक आहट सुनाई दी। विक्रम। उसने काले रंग की शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले थे और उसकी आस्तीनें कोहनियाँ तक मुड़ी हुई थी। विक्रम के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में थकान और एक अजीब सी फिक्र साफ झलक रही थी। कल रात उसके काफिले पर एक दुश्मन गुट ने घात लगाकर हमला किया था। विक्रम ने उन सबको उसी वक्त मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस गोलाबारी में उसकी गाड़ी बुरी तरह छलनी हो गई थी। उसने यह बात सिया से छुपाने की पूरी कोशिश की थी। वह जानता था कि सिया अपनी दूसरी प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में है और डॉक्टर ने उसे किसी भी तरह का तनाव लेने से सख्त मना किया था। लेकिन सिया कोई आम पत्नी नहीं थी, वह बवंडर थी। उसकी जासूसी से इस हवेली का कोई भी राज नहीं छुप सकता था। विक्रम दरवाजे के पास आकर रुका। उसने कबीर की तरफ देखा। बॉस, मैडम ने 2 घंटे से दरवाज़ा नहीं खोला है। अंदर से सिर्फ चीज़ें टूटने की आवाज़ें आ रही हैं। कबीर ने नज़रें झुकाकर कहा। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी हटो सामने से, एक छोटी सी लेकिन बेहद रौबदार और शांत आवाज़ आई। विक्रम ने नीचे देखा। 4 साल का वीर बिल्कुल अपने पिता की कार्बन कॉपी था। उसने अपने छोटे से शरीर पर एक शानदार डार्क नीले रंग का सूट पहना हुआ था और उसके बाल बिल्कुल विक्रम की तरह सेट थे। वीर के चेहरे पर भी वही खामोशी और ठहराव था जो विक्रम की पहचान थी। वह अपने छोटे कदमों से चलता हुआ विक्रम के पास आया। वीर ने अपनी दोनों छोटी छोटी पैंट की जेबों में हाथ डाले और गर्दन उठाकर अपने पिता को देखा। डैड। वीर की आवाज़ में कोई बचपना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी समझदारी थी। आपने माँ को फिर से गुस्सा दिला दिया। आपको पता है ना कि उनके अंदर मेरी छोटी बहन है और उन्हें गुस्सा करना मना है। विक्रम के होठों पर अपने इस छोटे से अक्स को देखकर एक बहुत ही सूक्ष्म गर्वित मुस्कान आ गई। शहर का बादशाह अपने 4 साल के बेटे से डांट खा रहा था। मैं जानता हूँ वीर। विक्रम ने घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। लेकिन कभी कभी बड़े भी गलती कर देते हैं। तो अब आप अंदर कैसे जाएंगे? दरवाज़ा तो लॉक है। वीर ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। विक्रम सीधा खड़ा हुआ। मैं तुम्हारी माँ का पति हूँ वीर। मेरे लिए दुनिया का कोई दरवाज़ा बंद नहीं रह सकता। विक्रम ने अपनी जेब से एक मास्टर की कार्ड निकाला और उसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक पर लगाया। बीप की एक हल्की सी आवाज़ हुई और दरवाजे का लॉक खुल गया। कबीर, वीर को इसके प्ले रूम में ले जा और इस मंजिल पर कोई भी नहीं आना चाहिए। विक्रम ने अपनी उस भारी और सर्द आवाज़ में आदेश दिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कमरे के अंदर का नज़ारा किसी जूत के मैदान से कम नहीं था। सारे कुशन ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। बेड साइड टेबल पर रखा हुआ महंगा इटालियन फूलदान ज़मीन पर चकनाचूर पड़ा था और इन सब के बीच उस विशाल किंग साइज बेड के एकदम बीचों बीच सिया बैठी थी। सिया ने विक्रम की एक ओवर साइज सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी जो उसके 8 महीने के बड़े से बेबी बम पर बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसके बाल एक बिखरे हुए जुड़े में बंधे थे। उसकी आंखें रोने की वजह से एकदम लाल हो चुकी थी और उसकी नाक भी लाल थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि एक हाथ में उसने टिश्यू पेपर पकड़ा था और दूसरे हाथ में वनीला आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा था जिसे वह बहुत ही गुस्से में चम्मच से खा रही थी। विक्रम ने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और बहुत ही शांत कदमों से चलकर सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। सिया ने विक्रम को देखा। उसकी लाल आंखों में गुस्सा, डर, शिकायत और बेइंतहा प्यार एक साथ उबल रहा था। उसने विक्रम की तरफ एक खाली टिश्यू का डिब्बा पूरी ताकत से फेंक कर मारा। विक्रम अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। डिब्बा उसके सीने से टकराकर ज़मीन पर गिर गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। सिया ने रोते हुए और आइसक्रीम का एक बड़ा सा चम्मच अपने मुंह में ठूसते हुए चिल्ला कर कहा, जाओ जाकर और गोलियाँ खाओ, गुंडों से लड़ो। तुम्हें मेरी और इस बच्चे की तो कोई परवाह ही नहीं है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा और सिया को अपनी भड़ास निकालने का मौका दिया।
वह जानता था कि इस वक्त उसे किसी भी तरह की सफाई देना सिया के गुस्से को और बढ़ा देगा। तुम एक नंबर के झूठे हो विक्रम। सिया की आवाज़ अब कांपने लगी थी। उसके गालों पर आंसुओं की धारा बह निकली। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम कोई भी खतरे वाला काम खुद नहीं करोगे। तुमने कहा था कि अब तुम सिर्फ बिजनेस संभालोगे। और कल रात तुम्हारी गाड़ी पर गोलियां चली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा और वीर का क्या होता? इस आने वाले बच्चे का क्या होता? सिया बोलते बोलते बुरी तरह रोने लगी। उसका वह सारा गुस्सा, वह बवंडर वाला रवैया अब टूट चुका था। वह सिर्फ एक डरी हुई पत्नी थी जिसे अपने पति को खोने का खौफ सता रहा था। सिया के आंसू विक्रम के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी थे। वह इंसान जो खून की नदियों में भी नहीं कांपता था, वह सिया के एक आंसू से अंतर तक टूट जाता था। विक्रम धीरे से बेड पर सिया के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया। सिया ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन विक्रम ने बहुत ही कोमलता से सिया के हाथ से वह आइसक्रीम का डिब्बा लिया और उसे साइड टेबल पर रख दिया। सिया ने विक्रम को धक्का देने की कोशिश की। मुझे मत छुओ तुम। विक्रम ने सिया के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत ही नरमी से लेकिन मजबूती के साथ अपने सीने पर रख लिया। मेरे दिल की धड़कन महसूस कर रही हो? विक्रम की आवाज़ उस सन्नाटे में एक बहुत ही गहरी और नशीली फुसफुसाहट की तरह गूंजी। सिया ने अपनी भीगी हुई आंखें उठाई और विक्रम को देखा। उसके हाथों के नीचे विक्रम का दिल एक समान स्थिर और शांत गति से धड़क रहा था। यह धड़कन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अमानत है सिया। विक्रम ने अपना एक हाथ सिया के गाल पर रखा और अपने अंगूठे से उसके आंसू पोंछे। मैं कल रात तुम्हें यह बात इसीलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम तनाव लो, और जहाँ तक मेरी जान का सवाल है, मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था ना कि मौत को भी मुझ तक पहुँचने के लिए पहले तुम्हारी इजाज़त लेनी होगी। सिया ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना सिर विक्रम के कंधे पर टिका दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बहुत डर गई थी विक्रम। सिया ने विक्रम की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कसते हुए कहा। जब मैंने उस जली हुई गाड़ी की तस्वीर देखी, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम यह बात समझते क्यों नहीं हो? विक्रम ने अपनी मजबूत बाहें सिया के चारों तरफ लपेट ली और उसे अपने सीने में पूरी तरह से छुपा लिया। उसने सिया के बालों में एक बहुत ही गहरा चुंबन दिया। मैं समझता हूँ बवंडर। विक्रम की आवाज़ भावनाओं से भारी हो चुकी थी। और मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम इस तरह अपने आप को और हमारे बच्चे को तकलीफ नहीं दोगी। सिया ने अपने आंसू पोंछे और अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी शिकायत थी, लेकिन अब उसमें एक शैतानी चमक भी आ गई थी। वादा तो मैं तब करूँगी जब मेरी एक शर्त पूरी होगी, सिया ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। विक्रम ने हल्का सा स्माइल किया। तुम्हारी हर शर्त मेरे लिए हुक्म है। बताओ। मुझे रात के इस वक्त मसालेदार गोलगप्पे खाने हैं, और वह भी तुम्हारे उन खूंखार बॉडीगार्ड के हाथों से नहीं, बल्कि तुम्हें खुद जाकर लाने होंगे। सिया ने अपनी बाहें सीने पर बांधते हुए कहा। विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:30 बज रहे थे। शहर का सबसे बड़ा माफिया, जिसके एक इशारे पर करोड़ों की डील्स होती थी, वह अब रात के 1:30 बजे गोलगप्पे ढूंढने जाने वाला था। विक्रम के होठों पर एक बहुत ही चौड़ी और असली मुस्कान आ गई। उसने अपना माथा सिया के माथे से सटा दिया। मंजूर है, लेकिन तब तक तुम कुछ और आइसक्रीम खाकर अपना यह गुस्सा पूरी तरह से शांत कर लो। विक्रम ने सिया के होठों पर एक बहुत ही कोमल लेकिन गहरा चुंबन अंकित किया। सिया के होठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि यह इंसान पूरी दुनिया के लिए खौफनाक शैतान हो सकता है, लेकिन उसके लिए यह उसका सबसे बड़ा सुकून था। अगली सुबह हवेली के बगीचे में एक बहुत ही खूबसूरत धूप खिली हुई थी। सिया एक आरामदायक रिक्लाइनर कुर्सी पर बैठी थी। उसके पैरों पर एक हल्का सा कंबल ढका हुआ था और वह ताज़े फलों का जूस पी रही थी। कल रात के उस तूफान के बाद आज का दिन बहुत ही शांत और खुशनुमा लग रहा था। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूर पर खड़े विक्रम और वीर पर गई। विक्रम ने वीर को अपने सामने खड़ा किया हुआ था। बाप और बेटे दोनों ने बिल्कुल एक जैसी सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई थी। दोनों के हाथ उनकी जेबों में थे और दोनों के चेहरों पर वह मशहूर बिना किसी भाव वाला माफिया लुक था। वीर, विक्रम ने बहुत ही शांत और गंभीर आवाज़ में अपने 4 साल के बेटे से कहा, अगर कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुमसे छीनने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे?
वीर ने अपनी गहरी काली आंखें अपने पिता पर टिकाई। मैं पहले उसे एक बार घूरूंगा डैड। अगर वह फिर भी नहीं माना तो मैं कबीर अंकल को बोलकर उसकी सारी चॉकलेट्स चोरी करवा लूँगा। वीर ने बिल्कुल सीरियस होकर जवाब दिया। विक्रम ने बहुत ही गर्व से अपना सिर हिलाया। बिल्कुल सही, लेकिन याद रहे हम कभी किसी कमज़ोर पर अपना जोर नहीं दिखाते। हमारी ताकत सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए है, किसी को डराने के लिए नहीं। समझ गए? यस डैड, वीर ने एक छोटा सा सिर हिलाते हुए कहा। सिया यह सब देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तुम दोनों बाप बेटे क्या सुबह सुबह अंडरवर्ल्ड्स की ट्रेनिंग शुरू कर चुके हो? विक्रम, मेरे बेटे को यह सब मत सिखाओ। मैं इसे तुम्हारे जैसा खड़ूस नहीं बनाना चाहती। विक्रम मुड़ा और अपने होठों पर वह कातिलाना मुस्कान लिए सिया की तरफ आया। वीर भी अपने पिता के पीछे पीछे चलकर आया। यह मेरा खून है सिया। विक्रम ने सिया की कुर्सी के पास घुटनों के बल बैठते हुए कहा। खड़ूस होना तो इसके डीएनए में है, लेकिन मैं इसे यह भी सिखा रहा हूँ कि अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत कैसे की जाती है। विक्रम ने अपना हाथ बहुत ही कोमलता से सिया के बड़े से बेबी बम पर रखा। जैसे उसने हाथ रखा, अंदर से बच्चे ने एक जोरदार चीख मारी। विक्रम की आंखें एक पल के लिए हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सिया की तरफ देखा। सिया जोर से हंस पड़ी। देख लिया मिस्टर माफिया, अंदर वाली तुम्हारी ये बेटी अभी से बता रही है कि वह तुम्हारी तरह खामोश नहीं रहने वाली। वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, एक पूरा बवंडर। विक्रम ने अपना सिर सिया के पेट पर टिका दिया। उसके चेहरे पर जो सुकून और प्यार था वह दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती था। मुझे इस नए बवंडर का बेसब्री से इंतज़ार है, विक्रम ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। इस घर में एक सिया कम थी जो अब एक और आ रही है। मेरी खामोश दुनिया तो अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। बी ने अपनी माँ के पेट को हाथ लगाते हुए अपनी छोटी सी आवाज़ में कहा। मम्मा, क्या छोटी बहन भी आपकी तरह बहुत सारा बोलती रहेगी? फिर तो डैड और मुझे छुपने के लिए कोई नई जगह ढूंढनी पड़ेगी। सिया ने अपनी आंखें बड़ी की। वीर के बच्चे, तू भी अपने बाप की साइड ले रहा है? तीनों एक साथ हंस पड़े। वह सन्नाटे वाली हवेली आज सच में एक परिवार की हंसी से गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद रात का समय, विक्रम अपने स्टडी रूम में एक बहुत ही ज़रूरी इंटरनेशनल मीटिंग कर रहा था। बाहर कबीर और रोहन पहरा दे रहे थे। तभी विक्रम के फ़ोन पर एक वाइब्रेशन हुआ। उसने देखा सिया का नंबर था। विक्रम ने तुरंत मीटिंग बीच में रोकी और फ़ोन उठाया। विक्रम। दूसरी तरफ से सिया की बहुत ही दर्द से कराहती हुई आवाज़ आई। मुझे दर्द हो रहा है, शायद वक्त आ गया है। विक्रम के हाथ में जो पेन था वह एक ही झटके में 2 टुकड़ों में टूट गया। स्क्रीन पर बैठे विदेशी क्लाइंट्स ने यह मंजर देखा और उनकी घीघी बंद गई। विक्रम ने बिना एक शब्द कहे लैपटॉप बंद किया। वह अपनी कुर्सी से इस तरह उठा जैसे किसी ने उसे आग लगा दी हो। कबीर, गाड़ी निकालो अभी। विक्रम की वह दहाड़ती हुई आवाज़ पूरे पेंट हाउस में गूंज गई। अगले 10 मिनट के अंदर विक्रम का पूरा काफिला शहर की सड़कों को चीरता हुआ अस्पताल की तरफ बढ़ रहा था। विक्रम पिछली सीट पर बैठा था। उसने सिया का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। सिया दर्द से बुरी तरह कराह रही थी और उसके हाथ ने विक्रम की शर्ट को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि विक्रम के सीने पर नाखून चुभ रहे थे। लेकिन विक्रम को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे सिर्फ सिया के चेहरे पर वह तकलीफ दिख रही थी जिसे वह चाह कर भी खुद पर नहीं ले सकता था। कुछ नहीं होगा सिया, हम पहुंच रहे हैं, बस अपनी आंखें खुली रखो, विक्रम ने सिया के पसीने से भीगे हुए माथे को चूमते हुए कहा। उसकी आवाज़ में पहली बार एक खौफ और घबराहट साफ झलक रही थी। अस्पताल पहुंचते ही पूरी वीआईपी मंजिल को सील कर दिया गया। शहर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर सिया को लेबर रूम में ले गए। लेबर रूम के बाहर का वह इंतज़ार विक्रम की ज़िंदगी का सबसे लंबा और जानलेवा इंतज़ार था। वह आदमी जो किसी को मौत देते वक्त एक पल नहीं सोचता था, वह आज अपनी पत्नी की चीखें सुनकर बाहर बेबस खड़ा था। कबीर और रोहन दूर खड़े थे। उन्होंने अपने बॉस को आज तक इतना विचलित नहीं देखा था। विक्रम लगातार उस लाल बत्ती को घूर रहा था। तभी लेबर रूम का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर एक बहुत ही चौड़ी मुस्कान थी। बधाई हो मिस्टर विक्रम, डॉक्टर ने कहा। आपको एक बहुत ही खूबसूरत बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। विक्रम के पैरों तले से जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा बोझ हटा लिया हो।
उसने आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी राहत भरी सांस ली। वह तुरंत लेबर रूम के अंदर गया। सिया बेड पर लेटी हुई थी। वह बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी जादुई चमक थी जो दुनिया की किसी भी रोशनी को मात दे सकती थी। उसकी बाहों में एक बहुत ही छोटी गुलाबी सी जान लिपटी हुई थी। विक्रम धीरे धीरे चलते हुए सिया के पास आया। उसकी नज़रें उस नन्ही सी परी पर टिक गई। बच्ची की आंखें बंद थी और वह बहुत ही सुकून से अपनी माँ के बाहों में सो रही थी। सिया ने विक्रम की तरफ देखा और मुस्कुराई। देखो विक्रम, तुम्हारा दूसरा बवंडर आ गया। विक्रम ने अपने कांपते हुए हाथों से बहुत ही कोमलता के साथ उस बच्ची को सिया की बाहों से लिया। जैसे ही सिया ने बच्ची को उठाया, उसने अपनी छोटी छोटी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल विक्रम की तरह गहरी और काली थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत पूरी तरह सिया पर गई थी। विक्रम की आंखों से पहली बार एक आंसू छलककर उस बच्ची के माथे पर गिरा। शहर के उस खौफनाक शैतान का दिल आज पूरी तरह से पिघलकर पानी हो चुका था। यह बिल्कुल तुम्हारी तरह है, विक्रम ने अपनी भारी और जज्बातों से भरी आवाज़ में कहा। उसने बच्ची के छोटे से माथे पर एक गहरा चुंबन दिया। मेरी छोटी सी दुनिया। सिया ने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। इसका नाम क्या रखेंगे? विक्रम ने सिया की आंखों में देखा। उन आंखों में आज भी वही आज़ादी, वही बेबाकी और वही बेपनाह प्यार था जिसने विक्रम की उस खामोश दुनिया को हमेशा के लिए रोशन कर दिया था। आयशा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका मतलब होता है ज़िंदगी, क्योंकि तुम दोनों ने मुझे सच में जीना सिखा दिया है। 1 महीना बीत चुका था। हवेली की विशाल छत पर एक बहुत ही खूबसूरत और सुहानी शाम ढल रही थी। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों से भरा हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी। छत के एक कोने में वीर अपनी छोटी बहन आयशा की प्रेम के पास खड़ा था। वह बहुत ही सीरियस होकर उसे देख रहा था। तुम रोना मत, वीर अपनी छोटी बहन से कह रहा था। डैड कहते हैं कि हम राठौर हैं, हम कभी रोते नहीं। आयशा ने अपने छोटे से हाथ हवा में हिलाए और एक प्यारी सी मुस्कान दी, जैसे वह अपने बड़े भाई की इस माफिया ट्रेनिंग का मजाक उड़ा रही हो। थोड़ी दूर पर एक बड़े से आरामदायक काउच पर विक्रम और सिया बैठे थे। सिया का सिर विक्रम के चौड़े सीने पर रखा हुआ था और विक्रम ने अपनी मजबूत बाहों से सिया को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। सिया ने अपना हाथ विक्रम के हाथ में फंसाया और आसमान की तरफ देखते हुए बहुत ही शांति से कहा, तुम्हें याद है जब हम पहली बार उस रेस्तरां में मिले थे? मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इतना परेशान करूंगी कि तुम भाग जाओगे। विक्रम ने हल्का सा स्माइल किया। उसकी उंगलियां बहुत ही कोमलता से सिया के बालों को सहला रही थी और मैंने उसी पल तय कर लिया था। विक्रम ने अपनी उस नशीली, सर्द लेकिन प्यार भरी आवाज़ में कहा कि मैं इस बवंडर को कभी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। सिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और विक्रम की उन गहरी आंखों में देखा। अब उन आंखों में कोई खौफ, कोई रहस्य, कोई अजनबीपन नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ सिया के लिए एक कभी ना ख़त्म होने वाला इश्क था। तुम सच में एक पागल इंसान हो मिस्टर माफिया। सिया ने विक्रम के होठों के बहुत करीब आकर फुसफुसाया। और तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तबाही हो मिसेज माफिया, विक्रम ने कहा और अपने होठ सिया के होठों पर रख दिए। उनका वह चुंबन अब किसी नई शुरुआती की जल्दबाज नहीं था, बल्कि एक ऐसे गहरे और पक्के रिश्ते की मोहर था जो हर तूफान, हर खतरे और हर साजिश को पार कर चुका था। दूर वीर अपनी छोटी बहन का ख्याल रख रहा था और इधर शहर का वह खामोश शैतान अपने उस बेबाक बवंडर की बाहों में अपनी ज़िंदगी का सबसे मुकम्मल सुकून जी रहा था। उनकी यह कहानी खून और खौफ से शुरू जरूर हुई थी, लेकिन इसका अंजाम एक ऐसे बेपनाह और खूबसूरत इश्क पर हुआ था जिसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और मिल सके। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।